हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो ये आपका लेक्चर रहने वाला है, इसमें जनरली हम लोग जो आपका 72nd, ठीक है, 72nd आपका बीपीएससी का फॉर्म आ चुका है ना। फॉर्म आने के साथ, नोटिफिकेशन आने के साथ बहुत सारे सवाल अगेन वही है कि कैसे एग्जाम को अप्रोच करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एग्जाम को अप्रोच किया जाए, ठीक है। एंड आपका विनिंग प्लान कैसे होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। बट बिफोर दैट कि इसमें सीट कितने हैं, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो सबसे पहले मन में तो यही सवाल आता है कि इसमें टोटल सीट कितने हैं। फिर अदर स्टेट के जो बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड अगर वो फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। प्री जो है वो कैसे होता है, ठीक है, मेंस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो क्योंकि बस फॉर्म फिल करने से तो नहीं काम बनने वाला है, फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ऐसा है कि सीट काफ़ी है, ठीक है, कम नहीं बोला जा सकता है, पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम है, बट ठीक है, ठीक है। सीट वैसे ऐसा होता है कि बीच में भी ऐड हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे सीट बढ़ भी सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एग्जाम कैसे इस चीज़ को क्वालिफाई करोगे, एंड कब से कब तक फॉर्म फिल करने का जो है वो आपका डेट है। मेंस के लिए आप क्या सब कर सकते हो, एंड प्री में क्या करना, पहले सबसे पहले तो प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो वन बाई वन जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, तो ताकि आपको सारी जानकारी एक जगह जो है इकट्ठे फॉर्म में मिल सके ना। फर्स्ट जो है वो है आपका कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, कौन से नंबर का बीपीएससी है, तो ये 72nd नंबर का है, 72वें नंबर का 72nd का है। एंड 71st का अगर आपको पता हो तो मेंस अभी अप्रैल में कंडक्ट हुआ है, ठीक है। सो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और अगर आप देखोगे तो अभी टाइमली मैनर में भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर भी जो टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम आपका हो गया था, तो ऐसे ज़्यादा डिले भी नहीं हो रहा है। एंड अच्छा खासा जो इसमें अगर आपको क्वेश्चन पेपर का भी अगर लेवल देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, तो वो सभी देखते हैं। सो इसमें टोटल अगर पूछा जाए आपको, सो इसमें टोटल आपको कितने स्टेज हैं, तो 3 स्टेज है, इसमें 3 स्टेज का एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यूपीएससी के लिए दिया होगा किसी ने, तो उसका पता होगा उसमें भी 3 स्टेज होता है। बीपीएससी में भी आपका 3 स्टेज है। प्री है, ठीक है, जिसका जो है अभी नोटिफिकेशन आया है। प्री क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस है ना। मेंस में भी आपको ऑप्शनल है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल अगर है तो कैसे, किस तरह का ऑप्शनल आपको रहता है, क्वालिफाइंग है या फिर नॉन क्वालिफाइंग है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लास्ट जो आपका स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। सो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले जो है वो प्री को लेके बहुत सारे सवाल हैं, बट बिफोर डैट वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले तो मन में यही सवाल आएगा ना कि कितना फॉर्म है, कितना आपको वैकेंसी है, कितने आपको लोग अप्लाई करते हैं, एंड क्या इसमें आपके कितने प्रोबेबल चांस है। सो टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो ये आपको 1230 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपको 1230 है। एंड जो है ये आपको कई अदर स्टेट्स अगर आप बिलोंग करे हो तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं फिल कर सकते हो, आप करोगे, बट आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे तो ठीक है। सो 1230 टोटल फॉर्म है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट के लिए 1230 फॉर्म जो वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एसडीएम के लिए, ठीक है, बहुत अदर पोस्ट है, जो ब्लॉक लेवल का पोस्ट होता है उसके लिए है। तो बहुत सारे इसमें जो है वो चांसेस हैं कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एक सीट आपके लिए पक्का हो जाएगा ना। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है 1230 सीट तो है अपने पास, वैकेंसी जो कि बढ़ भी सकता है, इंक्रीज और हो सकता है, रिड्यूस तो नहीं होगा बट इंक्रीज हो सकता है। तो इंक्रीज होने के साथ आपके लिए जो है वो चांस और ज़्यादा बन जाएगा। बट बीपीएससी जो अगर प्री देखा जाए, प्री में क्या क्या चैलेंजेस फिलहाल अभी है वो भी देख लेते हैं पहले। प्री के लिए क्या क्या जो है वो है, किस तरह से क्या हमें करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आपको प्री में रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 150 क्वेश्चन रहते हैं। एंड 150 क्वेश्चन में से आपको कितने देर में करना होता है, 2 आवर में, ठीक है। सो 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करना है, जो कि अपने आप में डिफिकल्ट है, ठीक है। बट वही है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने बहुत अपना जो है तैयारी टाइम टेकिंग तरीके से दिया है, ठीक है ना। एक जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है आपका इसमें वो है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 2 साल पहले आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तब आराम से तो नहीं निकलता था, बट ठीक था, क्वेश्चन का लेवल भी अलग हुआ करता था। अभी आपको जो है नेगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना होता है आपको, 1/3 के आसपास जो है आपका नंबर निगेटिव मार्किंग में जाता है ना। यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो है वो आपको क्या कैसे किस तरह से करना है। एक और जो है प्री में जो चीज़ ऐड हुआ है, जो कि आपको बहुत जगह शायद पता नहीं होगा, एक तो ऑप्शन ई को लेकर ना बहुत डाउट आ रहा है। ऑप्शन ई जो आपको आया है,
ठीक है। अब इसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें बन रही हैं, कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि क्या है ऑप्शन ई का प्रॉब्लम, उसको भी देख लेते हैं। सो जनरली ये ऑप्शन ई तो पहले भी एक टाइम पे हुआ करता था, बट उसको बीच में हटा दिया गया था। अभी अगर देखा जाए तो आपको, और ये 72nd में लागू हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ई का क्या चीज़ है, क्योंकि जो नहीं पता है तो वहाँ पर जाके बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो वो सारी डाउट को क्लियर करते हैं। तो अभी आपको ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन हुआ करते थे, ये 4 ऑप्शन अभी भी होंगे। इसमें ऐड जो है वो आपको ई ऐड हुआ है ना। ई का रोल क्या रहने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ई ऑप्शन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ई का रोल, अगर मान लो कि आपने कोई आंसर है, कोई आंसर क्वेश्चन आपको पूछा गया कि नेशनल मूवमेंट जो है आपको, या फिर आपको एनसीएम कब हुआ था, नॉन कॉपरेशन कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा 1920, 1930, 1940, ठीक है, एंड 1950। तो ये ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ई जो है उसमें आपको ये ऑप्शन ऐसा रहेगा कि इसमें से अगर मान लो कि आपको कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, आंसर, आप क्वेश्चन पे आंसर पे नहीं जाते, तो इसमें से एक तो कोई आंसर होगा ही होगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपको आंसर आता तो आपने आंसर टिक कर दिया, ठीक है। बट अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्या करोगे इसमें क्वेश्चन में, पहले क्या करते थे आप क्वेश्चन को छोड़ देते थे, ठीक है, आपने लीव कर दिया, फिर आप दूसरा क्वेश्चन बनाते थे। बट अगर इस चारों में से अगर आपको ए बी सी डी में से अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ई को आप क्या करोगे, जो ऑप्शन ई है उसको कलर करके आओगे, ठीक है। ऑप्शन ई कलर करने का मतलब है कि ये क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन ई का मतलब है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर ई नहीं करते, अटेम्प्ट नहीं करने के बाद अगर आप ई नहीं मार्क करोगे तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो दिक्कत की बात है कि अगर आप ई टिक करके नहीं आते हो, ई मार्क करके नहीं आते हो, एक तो आपने अटेम्प्ट वैसे ही नहीं किया है, दूसरा अगर आप ई को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो एक अनजान सी जो भूल होती है ना वो आपके साथ हो जाएगी। एंड आता हुआ क्वेश्चन तो गया, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा था, आपने ये सोच के छोड़ दिया कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, और अगर ई नहीं भी करोगे टिक तो भी नेगेटिव मार्किंग होगा। तो जिस क्वेश्चन में आप श्योरिटी नहीं है, अगर आप नहीं बनाने वाले हो तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, सीधे ई को मार्क कर दोगे, नहीं आता है या ना अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तब, ठीक है। सो ये आपका ऐसा ई ऑप्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप आपको ई ऑप्शन के साथ जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया होगा। तो समझ में अगर आ गया तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नाउ देखते हैं कि इसमें आपको प्री में क्या क्या चीज़ें होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ देख लेते हैं कि 150 क्वेश्चन तो है, ठीक है, बट ये 150 क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है और बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। 150 जो आपका क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो जो कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से पक्का होता है। लास्ट के 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 से लेके 150 तक का क्वेश्चन जो रहता है वो जनरली आपका मैथ्स का है। पहले भी दे दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स एंड रीजनिंग से होते हैं। नाउ अदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको प्री में, एंड प्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले प्री में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत आते थे, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन आ गया, आपने थोड़ा पढ़ा एंड आंसर कर दिया। बट ये 2-3 साल से, इवन अगर आपने बीपीएससी एडी ऑल दो एग्जाम ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बट ये क्वेश्चन जो था, ये एग्जाम जो था वो आपके लिए एक आईने के समान की तरह था, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आपने लेवल देखा होगा जीएस का खासकर, तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि प्री में भी कुछ इस तरह के जो है आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस तरह के सवाल आपको आएंगे एंड वहाँ पे झटका लग सकता है। तो अब पहले जो आप 1 लाइनर क्वेश्चन बनाते थे वैसा कुछ नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको 1 लाइनर में दिख जाता है। बट अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो फेवरेट हो गया बीपीएससी का। कॉन्सेप्ट बेस्ड अर्थात पहले आप फैक्ट्स याद करके चले जाते थे, ऐसे बोला जाता था फैक्चुअल चीज़ें याद करके चले जाओ एंड काम बन जाएगा आपका। तो फैक्चुअल चीज़ों से नहीं, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 3-3, 4-4 स्टेटमेंट होते हैं। अगर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को रीड बिटवीन द लाइन करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड अभी जितना टाइम बचा हो उसमें आप बस रटने की काम मत करो एंड समझने की ज़्यादा करो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो फोकस एरिया है वो स्टैटिक पर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अब जनरली खासकर बीपीएससी एंड यूपीएससी में ये सबसे बड़ा दिक्कत हमारे साथ यही होता है कि हम करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगते हैं एंड स्टैटिक को मिस कर देते हैं। सो इस बार नहीं करना है आपको। स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ रहा है एंड करंट अफेयर से जो आता है, करंट अफेयर में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी के पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, आपको इतना करंट अफेयर आप याद भी नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे स्टैटिक जो है वो आपको बचाएगा क्वेश्चन, ठीक है, वो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बचाएगा एंड स्टैटिक पे आपको अभी से पकड़ रखना है। अब स्टैटिक में भी देखा जाए तो हमें कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। बीपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट है हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास।
और हिस्ट्री से आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आते थे। एंड अगर आपको अभी कोई बोल रहा है नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा। हिस्ट्री अभी भी ऑल टाइम फेवरेट एरिया है इनका, हिस्ट्री में आपको पूछा जाता है। हिस्ट्री में आपको खासकर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री को ही जोड़ के आपको बिहार स्पेशल में भी, बिहार स्पेशल का जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां से भी सवाल आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एंशिएंट और मिडिवल नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है आपको, बट मेजर फोकस आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहना चाहिए। यहाँ से सवाल आपको बहुत सारे आते हैं, चाहे आपको न्यूज़पेपर से हो गया या फिर आपको फ्रीडम स्ट्रगल से हो गया कि आपको कौन से जो है आपको नेता से जुड़े हुए थे। जेपी बहुत फेवरेट है इनके, ठीक है, ऑल टाइम इनसे जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब इन पर्सनैलिटी के बारे में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। एंशिएंट में अगर देखा जाए तो अगर आपको जहाँ से बिहार का कनेक्शन रहा है एंशिएंट में, चाहे बुद्धिज्म जैनिज्म को लेके हो जाए, महाजनपद वाला में हो सकता है, या फिर मगध के बारे में, गुप्त साम्राज्य में, अगर गुप्ता साम्राज्य में कुछ है उसमें तो उसको भी आप रिलेट करके देख सकते हो। तो ये भी पढ़ना है। तो हिस्ट्री आपको एकदम स्टैटिक के लिए क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर से रिलेट करके चीज़ें नहीं आ रही है तो स्टैटिक में आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से देख सकते हो। सेकेंड आपका पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी में पहले जो होता था वो जनरली आपको आर्टिकल वगैरह पूछ दिया जाता था, अनुच्छेद पूछा जाता था, ठीक है। तो अनुच्छेद पूछा जाता था तो चीज़ें रट कर चले जाते थे। बट अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा 71st का, ठीक है, प्री का क्वेश्चन देखा होगा, सो फंडामेंटल से ही अगर क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट से अगर क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आया है तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से किस चीज़ में है, लिबरल वाला था या फिर आपको गांधीयन था, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको है कि थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए पॉलिटी में। तो पॉलिटी में अभी भी आप पार्लियामेंट वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ सकते हो, संसद वाला जो है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना ही चाहिए। एंड पॉलिटी में आपको यहाँ पे करंट अफेयर रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी में अगर आपने नहीं किया तो फिर भी चलेगा, ठीक है, हिस्ट्री में नहीं किया, बट पॉलिटी में करना पड़ेगा। खासकर अगर आपको पता हो तो अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बिल आया था जो कि आपको पास नहीं हुआ, तो बीपीएससी हो सकता है वहां से आपको पूछ दिया जाए कि पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे लागू होने वाला था, या फिर इसमें जो भी था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें आने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को दोनों को पॉलिटी में मिला के जो आपका पढ़ना पड़ेगा। एंड अगेन जो सिंपल पहले लूसेंट वगैरह आप पढ़ के चले जाते थे वहां से काम नहीं बनने वाला, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा पॉलिटी में। ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको जो है एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी पढ़ के जा सकते हो। एनसीईआरटी अगर बहुत बेसिक में क्लियर नहीं है तो क्लास देख लो, 6th-7th का भी देख लो, वहां से भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। जैसे मानसून का टॉपिक हो गया, वहां से सवाल आ जाता है। एंड ज्योग्राफी में आपको खासकर बिहार वाला ज्योग्राफी तो अच्छे से डिटेल में देखें, यहाँ पे कोई चांस नहीं है। या तो हो सकता है वहाँ पे रिवर सिस्टम हर बार सवाल आता है, इस पिछले बार भी पूछा गया था, जैसे कि आपको जो कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेट करके सवाल पूछ दिया गया। तो रिवर सिस्टम अच्छे से देख के जाना है, कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्या इसमें कौन सा इसका ट्रिब्यूटरी है, गंगा में कहाँ जाके मिलती है, गंगा का आपका क्या रोल होता है, कहाँ पे कितना इसका लेंथ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, ये सारी डिटेल आपको रिवर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। मिनरल्स, बिहार में कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। खासकर आपको साउथ बिहार जो है, दक्षिण बिहार जो है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स के जो है वो मिल रहे हैं। एंड खासकर जो है वो आपको न्यूज़ में अगर रहता है तो मिनरल्स वाले पोर्शन को रिवर, ठीक है। इसके अलावा सॉइल्स वगैरह देख सकते हो आप, किस तरह की मिट्टी जो है कहाँ पे मिलती है, ये सब, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपको क्लाइमेट भी पूछा जाता है, जलवायु पूछा जाता है, तो क्लाइमेट के बारे में भी देख जा सकते हो। एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट तो अलग से पूछा जा रहा है, ठीक है, 2023 का जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ऐसे आप चीज़ों को देख सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ के जा सकते हो, क्लास 12th 11th वाला। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अगर नहीं बेसिक क्लियर नहीं है तो अभी टाइम है, जल्दी फटाफट एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लो एंड वहाँ से तैयार कर लो। आप मैप के थ्रू चीज़ों को देखने की ज़्यादा कोशिश करना है। बिहार के मैप को तो एकदम दिमाग के अंदर बैठा लेना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाता है कि कौन सा आपको नेपाल के साथ है, कौन सा जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ आता है, तो ये तैयार कर लेना आपको ज्योग्राफी में, ठीक है। सो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर, ठीक है। अब इकोनॉमिक सेक्शन को भी देख लेते हैं। इकोनॉमी अगर देखा जाए, इको में अगर देखा जाए आपको तो बजट, बहुत अच्छे से बजट, अब उसमें सारे डेट एंड फिगर्स याद नहीं हो सकता, बट अगर अभी से थोड़ा रिवाइज करते जाओगे तो चीज़ें रिमेंबर हो जाएगा। बजट में जो भी चीज़ें थी ना कि कौन सा नया स्कीम आया है, उस पर कितना फंडिंग होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है, कुछ फर्स्ट करके उसमें रहता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। इको वाले सेक्शन में, इकोनॉमी वाले में बजट और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो सारी चीज़ें आप इसमें जाके देख के जा सकते हो। अब करंट अफेयर आते हैं जो कि आपका गेम चेंजर बन जाता है बीपीएससी में। बट अगर आपका स्टैटिक पे कमांड है
तो इसमें आपको डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट अगर स्टैटिक भी नहीं पढ़ रहे आप, बस करंट अफेयर पढ़े तो फिर आपका नैया पार नहीं लगेगा, ठीक है। सो करंट अफेयर में आपको क्या करना है कि इसमें एकदम बहुत सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर के नाम पे आप जितना दुनिया भर का चीज़ होता है वो पढ़ के चले जाते हो, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो उसमें आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन बहुत फेवरेट है बिहार का, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर भी आपको 71st में भी स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा गया था, खासकर जो बिहार में आपका हुआ था कुछ, ठीक है। तो उसी वजह से वहाँ से न्यूज़ बन के आया था। सो अभी अगर देखा जाए तो बिहार में कौन कौन सी चीज़ें, अगर पॉलिटिकल क्राइसिस है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख के जाओ, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको स्कीम रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो देख सकते हैं। अवार्ड से बहुत सारी चीज़ों से पूछा जाता है। ऑस्कर अवार्ड अगर न्यूज़ में मतलब अगर था इस साल का तो वो देख के जा सकते हो। एंड इसके अलावा अपॉइंटमेंट वगैरह जो है, अगर बिहार में कोई अपॉइंटमेंट है तो वो देख सकते हो नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अवार्ड, समिट, कॉन्फ्रेंस, ये सब पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ के आप जाना। G20 अगर न्यूज़ में था तो G20 से क्या चीज़ें रिलेटेड थी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑप्शन ई आ चुका है, तो आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। अब अगर देखा जाए तो बीपीएससी का ट्रेंड जो है वो पूरा बहुत हद तक टिल्ट हो रहा, हमारा जो झुकाव है वो यूपीएससी की तरफ हो रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे भी एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा या आप एग्जाम में अपियर करे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रहा है, ठीक है। सो एलिमिनेशन टेक्निक तभी काम करेगा जब आप दो ऑप्शन के बारे में आपको पता हो। तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। तो खासकर कैसे काम कर सकते हो आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे, जब आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो एक अंदाजा लग जाता है किस तरह से आता है, कि उसमें क्या चीज़ें गलत होती है। एंड वो भी ब्लाइंड गेसिंग नहीं होता है, वो भी आप एलिमिनेशन तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है। सो अभी से प्रैक्टिस आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाओ, उससे आपको फेयर एनफ आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी किस तरह का सवाल पूछ रहा है। एंड मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसमें आपको मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्री का था, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, एंड आपका ऑप्शन ई का क्या खेल रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आप किस्मत अच्छी हुई और मेहनत आपकी बहुत अच्छी हुई तो किस्मत जो है वो उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। सो तब अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो आएगा मेंस को लेके, ठीक है। अब मेंस में पहले आपका ऑप्शनल होता था, ठीक है, अभी भी ऑप्शनल होता है, बट अब ऑप्शनल किस तरह का होता है वो भी हमें जानना है, एंड कितने पेपर किस तरह से होते हैं। तो दो आपका जीएस होता है, GS1 एंड GS2। दोनों में अगर देखा जाए तो ये 300 मार्क्स के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, ये भी 300 नंबर के होते हैं, एंड जो एसए का पेपर होता है ये 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो 300 300 300 900, ठीक है, 900 मार्क्स का आपका हो गया टोटल ना। ऑप्शनल जो है वो कैसा रहा है, ठीक है, ऑप्शनल आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 33% अगर आ जाता है, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे ऑप्शनल में। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। इसका नंबर जो है वो आपको फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शनल का नंबर फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होता, ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। तो ऑप्शनल आपको कुछ भी रख सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री भी रख सकते हो, पॉलिटी रख सकते हो, ज्योग्राफी रख सकते हो, बट ये 33% वैसे ही जैसे सी सेट आपका होता है, ठीक है। तो 33% आपको इसमें लाना पड़ेगा। दूसरा एक और पेपर है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपका हिंदी वाला पेपर है, ये कितना नंबर का होता है, ये भी 100 का होता है, एंड अगेन ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें भी क्वालिफाई करना है आपको, ऑप्शनल में भी क्वालिफाई करना है, बट आपका जो पूरा लिस्ट बन के आएगा ना वो 300 300 300 GS1 GS2 और एसए का पेपर। अब GS1 GS2 में अगर देखा जाए तो इसमें आपको भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ कंबाइन करके पढ़ना है। एसए वाला पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड एसए में अगर आप देखोगे तो कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मीन्स का अगर आपने देखा होगा जो कि अप्रैल में हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा ना। इसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, मेंस में आपका अपने मार्किंग तो आपको समझ में आ गया, एंड कौन से पेपर, इवन लैंग्वेज वाले अगर क्वालिफाई नहीं करोगे ना तो फिर आप मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो ये दोनों पेपर को ऐसा मत समझना कि बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% लाना है दोनों में, ठीक है, अलग अलग से। तो अगर ये क्वालिफाई करोगे तभी इसका भी मतलब बनेगा। तो ये ऐसा साइड में नहीं देख सकते, इसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा अगर आप लैंग्वेज में वीक हो या फिर आपका ऑप्शनल ठीक नहीं है तो। नाउ आप प्रैक्टिस आपका डेली आंसर राइटिंग।
एक तरीका है। जैसे प्री में आप क्या कर सकते हो, डेली आप 50 क्वेश्चन के आसपास लगा सकते हो, एंड जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा 1 महीने पहले तो 150 क्वेश्चन का डेली लगाओ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वहाँ पे 150 क्वेश्चन में से आपको जितना भी आता है बट 150 क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने की तो कोशिश करोगे वहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड आंसर, यहाँ पे आंसर राइटिंग में, अब आंसर राइटिंग में ऐसा नहीं है कि आप लिखने के लिए बैठ जाते हो कुछ भी अंधाधुन लिखोगे, ठीक है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले सकते हो, PYQ को ले सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप लिखने की कोशिश करो। जैसे कि GS1 GS2 का एंड ऐसे का जो है वो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, ठीक है। BPSC रिपीट करता है मेंस वाले क्वेश्चन, तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड आंसर मतलब जो पूछा गया है, ठीक है। बॉडी ये कंक्लूजन पहले लास्ट में नहीं लिखते हो या पहले ऐसा नहीं कुछ है, ठीक है। उसका कोई फॉर्मेट होता है, तो एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप पूरा सब्जेक्ट लिख रहे हो तो आपको कैसे आंसर लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स। अगर मान लो कि आपको क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु परिवर्तन पे सवाल आ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के बारे में आप उसके क्या प्रभाव है, ठीक है, उससे आपको उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये एक आप सीक्वेंस होता है। इसके अलावा जो है आंसर राइटिंग में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो टॉपर होते हैं एंड जो आपको नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनमें आपको ये डिफरेंस होता है कि वो उनको पता है कि कहाँ पे कौन से एग्जाम्पल यूज करने हैं। सो आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। नाउ डायग्राम, ठीक है, फ्लो चार्ट की जो बात होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है तो वहाँ पे पैराग्राफ बहुत लंबा लंबा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो एंड फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कम समय में बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हो। एंड वो फ्लो चार्ट और डायग्राम जो है वो आपकी कॉपी को नीट एंड क्लीन भी दिखाता है, सुंदर दिखाता है। अब मीन्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने कंटेंट पे कमांड करना पड़ेगा। जैसे मान लो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। कुछ पढ़ रहे हो बट उसके बारे में आप एक पेज भी नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है। सो कंटेंट पे काम करना है। प्रेजेंटेशन, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको आता बहुत कुछ है बट जब लिखने की बारी आती है तो चीज़ों को वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाती है। वही बात होता है ना कि खाना कुछ लोग बहुत अच्छा बनाते हैं बट उसको जब सर्व करने की बात आती है तो उसको बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ सा दिखता है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है आपका बेहतर प्रैक्टिस से ही होगा। एंड हाई लेवल, हाई मार्क्स आपको तभी आएगा जब कंटेंट और प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम कहाँ पे बनाना है, मैप का कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान देना होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी आंसर में लिख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के लिखना पड़ता है, ये मेंस का आपका तरीका होगा। अब ये दोनों स्टेज जब पार कर जाओगे, प्री एंड मीन्स, तो फिर आपकी बारी आएगी इंटरव्यू की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो इंटरव्यू की बहुत पहले से तैयारी करने लगते हैं बिना प्री के, सो वो नहीं करना है आपको, पहले प्री करो, मेंस करो, एंड कॉन्फिडेंस तो अपने आप इन 2 स्टेज के साथ आते जाएगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। इसमें आपको जनरली अपने पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। पर्सनैलिटी इन सेंस कि आपको अपना जो है व्यक्तिगत उस पर काम करना होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप उसको कैसे बोल रहे हो, लोगों के सामने कैसे क्लैरिटी के साथ बोलते हो। जब भी आंसर करो तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको आपके इंटरव्यू पैनल में होंगे वो आपसे ज़्यादा जानकार हैं, उनको सब कुछ पता है, तो वहाँ पे आपको झूठ नहीं बोल सकते, आपको झूठ भी पकड़ा जा सकता है। सो बी ऑनेस्ट। इसके अलावा आपको डिटेल जो है आपका अपना सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, खासकर आपको अपने पर्सनैलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, या फिर आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, या फिर आपको कुछ पर्सनल है, हो सकता है कुछ पर्सनल क्वेश्चन जब आते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको कितने परसेंटेज आए हुए थे 10th में, ठीक है, या फिर आपको 12th में कितना परसेंटेज था, ग्रेजुएशन में कौन सा CGPA था, या फिर आपको इवन रोल नंबर जो आपका होता है, BPSC में जो रोल नंबर रहेगा ना वो रोल नंबर तक पूछ दिया जाता है, तो रोल नंबर के लिए भी आपको तैयार रहना, अपना रोल नंबर याद रखना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में, क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है, आपने सब्जेक्ट कौन कौन से लिए थे, या फिर अगर आपका कोई गैप है, ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चे बिहार में तो हमारे साथ यही होता है ना कि 12th के बाद गैप ले लेते हैं, ठीक है, 1 साल या तो मेडिकल के लिए तैयारी कर लिया या फिर 1 साल IIT वाला तैयारी कर लिया, तो उसमें जो गैप आ जाता है तो वो जो गैप है ना उसके लिए भी आपको सवाल पूछा जाता है कि आपको ये गैप क्यों आया था, तो एकदम ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे आंसर करना है। दूसरा आपका बिहार का इशू, क्योंकि आप इसी एग्जाम को दे रहे हो, यू मस्ट नो अबाउट देयर इशूज़, कि जो भी है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, सोशल इशू है, तो वो इशू आपको पता होना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है करेंटली आपको कुछ चल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, एंड वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो तभी पता होगा जब वहाँ के डे टू डे न्यूज़ को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एंड पॉलिटिकली आपको न्यूट्रल थोड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ पे आप इस तरह से नहीं रह सकते हो ना। आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट अगर आपको पता है तो अभी फिलहाल के लिए 26 जुलाई,
ठीक है, 2026 वो आपका है प्री, ठीक है। अब मे बी ऊपर नीचे होगा, इसमें हम इतना नहीं चाहते, बट अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर ये डेट लिखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इस डेट पे एग्जाम हो जाएगा। तो प्लीज़ इसमें मत रहना कि एग्जाम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद होगा, ठीक है। अगर होता है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो 6 से 8 घंटे आपको देना पड़ेगा। एंड अभी आपको प्री फोकस्ड हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर मेंस के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो एक आंसर आप, बहुत टाइम बच रहा है आपके पास, एक आंसर डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपका मेजर फोकस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, प्री पे होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एक जो चीज़ मिस हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस बहुत रोल प्ले करता है। एंड जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा नहीं अभी आप साइंस, बट साइंस में अगर देखा जाए तो सवाल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बायो से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इसी टाइम के बीच में। रिवीजन कंपलसरी। अब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो बट उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो मतलब नहीं बनेगा, फिर वो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रिवीजन डेली लगाना है। एंड मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो। एंड जब एग्जाम जितना नज़दीक आ रहा है तो आपको दिन में तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन बनाने की आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना है। क्या चीज़ें नहीं करना है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ रिवीजन स्टार्ट करो। अगर आंसर राइटिंग, ठीक है, मेंस अगर बस प्री देके घर पे नहीं बैठना है, अगर मेंस भी लिखना है तो आंसर राइटिंग भी आपको एक एक आंसर लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, पर परफेक्शन के साथ कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि परफेक्शन के साथ आप आंसर लिख पाओगे तो ये सबसे बड़ा मिथ है। पहले आपको स्टार्ट तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, और एंड देखोगे कि आपको 2 से 3 दिन में आपको खुद इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको लिखने का तरीका आपको आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। सो डेट रिमाइंडर में डाल लो, 26 जुलाई को एग्जाम है, उससे पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मेजर फोकस होना चाहिए, साइंस को भी मेजर फोकस में रखो, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से चीज़ों को देखना है। एंड फिर करंट अफेयर जो है आपको जो चीज़ें चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो प्री में आपका अगेन कितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाते हो, क्योंकि डेढ़ सौ क्वेश्चन है एंड 2 घंटे का टाइम है, उस पर डिपेंड करता है। मेंस आपका डेप्थ से क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाएंगे जिनके अंदर नॉलेज है, जिनको प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है अपने कंटेंट को। एंड इंटरव्यू आपका, ये दोनों स्टेज अगर पार कर जाते हो तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा, अपनी पर्सनैलिटी वैसे ही निखर जाएगी, तो फिर आपका ये यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका स्ट्रेटजी या फिर आपका रणनीति है। फाइनल मंत्र यही है, कंसिस्टेंसी लाओ और अपने लिए डेली रणनीति बनाओ, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एंड एड्यूनेचुरल ने आपको एड्यू हब करके प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह दिया जाएगा। एंड आप उससे अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एनालिसिस भी किया जाएगा एंड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।